मेरे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आखिर केस में जल्दी से जल्दी सेटलमेंट कैसे करें। आपकी बीवी ने आप पर झूठा दहेज का केस कर दिया है, घरेलू हिंसा का केस कर दिया है, कोई से भी सेक्शन लगा दिए हैं उसने। आपको डरना नहीं है। 99% केस के अंदर सेटलमेंट होना है। कल सेटलमेंट करोगे तो इससे बढ़िया आज ही करो। जी हां, ताकि आप अपना टाइम, पैसा और मेंटल हेल्थ बचा सको। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं ब्रेन चौहान फ्रॉम श्योरेस्ट सॉल्यूशन। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेंटेनेंस। जी हां, अगर आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस का केस भी फाइल किया है तो पूरी कोशिश करें कि आपका मेंटेनेंस ऑर्डर ना हो। जी हां, मेंटेनेंस ऑर्डर ना हो। वाइफ कोई भी गलती करे, उसकी गलती कैच करो और कोर्ट में पेश करो। आपके पास जो भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपकी वाइफ आपके साथ बेवजह रीजन के रहना नहीं चाहती, वह मायके चली गई है और फिर मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया है, तो आप प्रूफ करो कि कोर्ट में बताओ कि मैं अपनी वाइफ को रखना चाहता हूं, लेकिन मेरी वाइफ बेवजह बिना कोई सॉलिड रीजन के वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो इस प्रकार से आर्गुमेंट करो। फिर भी आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है, तो अब आप जब तक मेंटेनेंस ना दे, जब तक कि आपके अगेंस्ट रिकवरी वारंट या अरेस्ट वारंट इशू ना हो। जी हाँ, जैसे आप मेंटेनेंस देना बंद करते हैं तो आपकी वाइफ कोर्ट में जाएगी, ठीक है, एजुकेशन की एप्लीकेशन फाइल करेगी, फिर आपको नोटिस करके बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आपके नाम जो भी प्रॉपर्टी है, एसेट है, तो भैया आपके नाम रिकवरी वारंट इशू होगा और आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, फिर सेल आउट किया जाएगा। अगर फिर भी पैसा नहीं मिलता है तो फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा। मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जब तक रिकवरी वारंट या अरेस्ट वारंट इशू ना हो तब तक आप पैसा ना दे। इससे सामने वाली पार्टी पर दबाव पड़ता है, और आपको पता है इंडियन जुडिशरी का सिस्टम कैसा है, टाइम लगता है, साल 2 साल 3 साल तो भैया इसी में लग जाएंगे। वाइफ मजबूर हो जाएगी सेटलमेंट करने के लिए। जी हाँ, समझ रहे हो, वाइफ मजबूर होगी सेटलमेंट करने के लिए, क्योंकि भैया पैसा चाहिए। हर इंसान को पैसे की जरूरत है। भैया मायके में है तो मायके में तो घर वाले उसके पैसे खर्च कर रहे हैं, कोर्ट कचेरी में जो भी है, कोर्ट थाने में जाती है तो आने जाने का एक्सपेंसेस है, वकील की फीस है, कौन देगा? तो लड़की के माँ बाप देते हैं। वह आस में रहते हैं कि भैया मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाएगा तो ये हमें पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब उनको चीजें नहीं मिलेगी, पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वह सेटलमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप सेटलमेंट कर सकते हो। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। भैया अगर आपकी वाइफ ने कोई भी फॉल्स एलिगेशन करे हैं, केस कर दिया है, तो भैया आपको केस ना थोड़ा सा लंबा खींचना है। जी हाँ, आपको केस लंबा खींचना है। जब वाइफ एफआईआर करवाती है, केस करते हैं, तो उनका जो एडवोकेट होता है, काउंसिल होता है, उनको मोटिवेट करता है कि भैया तू ये केस कर, तेरा मेंटेनेंस जल्दी से जल्दी ऑर्डर हो जाएगा, तेरा जो हस्बैंड है वो गिड़गिड़ाएगा, हाथ पैर जोड़ेगा, तेरे को मोटा एलिमनी मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, मेंटेनेंस मिलेगा, तू राज करेगी। सपने दिखाई जाते हैं। जब उसको पता चलेगा कि मेरे सपने समय के साथ साथ चकनाचूर हो गए हैं, वह होपलेस हो जाएगी, निराश हो जाएगी और उसको हाथ कुछ नहीं लगेगा। फिर उसकी लड़की, फिर लड़की के घर वाले यही बात सोचेंगे कि भैया भागते चोर की लंगोटी ठीक है। जी हाँ, जितना मिल जाए दामाद से ले लो, बस फिर सेटलमेंट करो, तलाक लेके इधर उधर करो। समझ रहे हो? तो जितना आप केस लंबा खींचोगे, सामने वाली पार्टी पर दबाव पड़ेगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपकी कोर्ट में हियरिंग चल रही है तो आप एक काम कर सकते हो, परमानेंट एग्जाम्पशन ले सकते हो, छूट ले सकते हो। मतलब एक एप्लीकेशन डालो परमानेंट एग्जाम्पशन की कि मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा। जब भी आपको इमरजेंसी चीज में बुलाया जाएगा, जैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना होगा जजमेंट के टाइम, तो आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप परमानेंट एग्जाम्पशन ले सकते हो। जी हाँ, जब आप कोर्ट में नहीं जाओगे तो सामने वाली पार्टी में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा कि ये बंदा क्यों नहीं आ रहा। वो उसको लगेगा जो हमने जो एफआईआर लॉन्च की थी, केस किया था, सामने वालों को हरेसमेंट करने के लिए किया था, ठीक है, दबाव बनाने के लिए किया था हस्बैंड पर, लेकिन हस्बैंड पर तो कोई प्रेशर ही नहीं है, दबाव ही नहीं है, वो तो चिल्ल है, वो तो कोर्ट में आता ही नहीं। परमानेंट एग्जाम्पशन आपको लेनी पड़ेगी। आप अपने एडवोकेट को बोलो कि वो आपकी परमानेंट एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन लगा दे और आप कोर्ट में ना जाएं। जी हाँ, इससे सामने वाली पार्टी पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा। जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ पूरा साइकोलॉजिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं। ठीक है, सामने वाला यह सोचकर परेशान करता है कि थाना कोर्ट कचेरी में ही चक्कर काटेगा, परेशान होगा, इतने दूर से आना जाना होगा, पैसे खर्च होंगे। जब उसको ये पता चलेगा जो मैंने चीजें सोची थी वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो सामने वाली पार्टी क्या करेगी? होप थी उसकी, उम्मीद थी, उम्मीद उसकी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इस प्रकार से साइकोलॉजिकल चीजें इफेक्ट करती है। दोस्तों, मेरा मकसद है आपका सेटलमेंट करना। आपकी वाइफ ने अगर झूठी एफआईआर करी है, झूठे केस किए, तो आपको ये रेमेडी आप यूज करोगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। जी हाँ, अगर सच्चा केस है तो भैया आपको तो जेल होनी चाहिए। अगर आपने अपनी बीवी के साथ मारपीट की है, दहेज मांगा है, ठीक है, क्रूअल्टी की है, तो आपको सजा होनी चाहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है
आपको सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट करना चाहती है, पैसा एक्सटोर्ट करना चाहती है, तो आपको यह रेमेडी फॉलो जरूर करनी चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, काउंटर ब्लास्ट। जी हाँ, अगर आपकी वाइफ ने आप पर झूठे केस कर दिए तो आप पर दबाव है साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं, ठीक है, और आपको पता कुछ नहीं होना जाना, फिर भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। कभी पुलिस आए और मुझे जेल में ना डाल दे, या कोर्ट मुझे कन्विक्शन ना कर दे, पनिशमेंट ना दे दे मुझे, तो इस प्रकार का प्रेशर है, टेंशन होती है, नींद नहीं आती है। यही इसी प्रकार का प्रेशर, दबाव आपको सामने वाली पार्टी पर बनाना है। जैसे कि वाइफ ने भैया झूठी एफआईआर करवाई है, तो आप अपना डिफेंस के अंदर, सेल्फ डिफेंस के अंदर आप काउंटर ब्लास्ट कर सकते हो। जैसे कि आपकी वाइफ ने कोई भी झूठे एलिगेशन लगाए हो, गाली गलौज किया हो, मारपीट की हो, या आपके ससुराल वाले ने धमकी दी हो, ब्लैकमेलिंग की हो, आपके साथ एक्सटोर्शन किया हो, बोला हो कि भैया तू पैसा दे दे, नहीं तो तेरे को झूठे दहेज केस में फंसा देंगे, तेरा मर्डर करवा देंगे, तेरे को जान से मार देंगे, तो इस प्रकार की कोई भी धमकी दी हो। दोस्तों ये तो केस टू केस वेरी करता है कि कौन सा सेक्शन लगेगा, किस सेक्शन में एफआईआर होगी, किस सेक्शन में भैया केस होगा, किस सेक्शन में ट्रायल चलेगा। तो ये तो भैया केस टू केस वेरी करता है, आपके केस की क्या कंडीशन है, सिचुएशन है, सर्कमस्टांस है, वी डोंट नो। लेकिन अगर आप बेस्ट से बेस्ट रेमेडी चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको काउंटर ब्लास्ट करना है, क्योंकि हमें अपना सेल्फ डिफेंस करना है। आईपीसी 96/106 में सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है। कोई हम पर अटैक कर रहा है तो हम अपने डिफेंस के अंदर सामने वाले पर अटैक कर सकते हैं। हम उतना ही अटैक कर सकते हैं जितना वो हम पर कर रहा है, जितने में हमारी जान बच जाए, हमारा एक्सीडेंट होने से बच जाए, ठीक है ना। ये सेल्फ डिफेंस होता है। अब सामने वाला आप पर अटैक किया जा रहा है, आप बचाव कर रहे हो तो अच्छी बात है, बचाव करना भी चाहिए। और, और दूसरा, हमें अटैक मोड में भी आना है ताकि सामने वाली पार्टी पर दबाव बने। अगर हम सामने वाला ने हमें एक थप्पड़ लगाया, हमने खा लिया, फिर दूसरा थप्पड़ लगाया, हमने खा लिया, तीसरी बार थप्पड़ लगाया तो फिर खा लिया, तो इसका मतलब क्या है, हम कमजोर है उसकी नज़र में, वो कभी भी हमारे थप्पड़ मार देगा, वो कुछ भी कर लेगा, समझ रहे हो। तो सामने वालों को लिमिट में रखना जरूरी है। अगर एक थप्पड़ मार रहे हैं तो आप उसको थप्पड़ नहीं लगा सकते, कम से कम उसका हाथ तो पकड़ सकते हैं। यही तो डिफेंस होता है। तो आप काउंटर ब्लास्ट कर सकते हो, काउंटर केस कर सकते हो, और आप अपना सेल्फ डिफेंस करो। यह तो भैया आपका अधिकार है। अभी नया लॉ भी आया है, BNS 34/244 में सेल्फ डिफेंस की बात की गई है, प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है, समझ रहे हो। तो अगर कोई आप पर हमला कर रहा है तो आप अपना डिफेंस तो करोगे, ढाल तो बनाओगे अपनी, भागो सही। तो आपको भी यही करना है। झूठे केस कर रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है, तो आप भी काउंटर केस करो, दबाव बनेगा उन पर, उनको भी डर लगेगा कहीं ना कहीं, भैया ये पुलिस मुझे अरेस्ट ना कर दे, जेल में ना डाल दे, समझ रहे हो। देखो झूठ होता है ना, वो झूठ ही होता है माय डियर। जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हम अपने ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम चीजों को याद नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। इसलिए सामने वाली पार्टी ने झूठी एफआईआर करवाई, झूठा केस किया, तो कहीं ना कहीं वो फंसेगी, वो खुद अपने जाल में फंस जाएगी, समझ रहे। तो आपको साइकोलॉजिकल चीजें इंप्लीमेंट करनी है, आपको डरना नहीं है। जो डर गया सो मर गया। आपको डरना नहीं है, आपके डर में ही आपकी जीत है। आप चलोगे तो आपको रास्ता दिखाई जरूर देगा। अब पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद कभी भी आगे बढ़कर यह ना बोले कि मुझे सेटलमेंट करना है, मुझे तलाक चाहिए, समझ रहे हो। तो हमें कुछ ऐसा करना है, सामने वाली पार्टी खुद सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाए, वह खुद कहे कि भैया सेटलमेंट करो, केस खत्म करो, ले जाके सॉर्ट आउट करो मैटर, समझ रहे हो। जी हाँ, इंडियन जुडिशरी का भी यही मोटो होता है, फैमिली कोर्ट का भी यही मोटो होता है कि भैया हस्बैंड वाइफ का नहीं पैचअप हो रहा है, नहीं बन पा रही है, केस मुकदमे है, तो दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है, दोनों का समय खराब हो रहा है, हस्बैंड वाइफ की जिंदगी खराब हो रही है, बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। इससे बढ़िया है, इससे बेटर रास्ता है कि आप सेटलमेंट कर ले, तलाक ले ले, ठीक है, और पैसा ले दे के एलिमनी जो भी मेंटेनेंस बनता है वो खत्म करे। अगर हम खुद सेटलमेंट करने के लिए बोलेंगे ना तो उनके भाव बढ़ जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि वो खुद सेटलमेंट करने के लिए मजबूर हो जाए। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता कैसे तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं 1 by 1। हमारी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन हम आपको बेस्ट से बेस्ट रेमेडी बताएंगे। पहले हम आपका केस सुनेंगे, केस की सर्कमस्टांस, सिचुएशन, कंडीशन देखेंगे, फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप कॉल करके सोल्यूशन बताएंगे। अब बात करते हैं 6th पॉइंट की। अगर वाइफ ने कोई भी कोर्ट में झूठ बोला है, झूठे साक्ष्य दिए हैं, झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्लिपिंग दी है, वीडियो क्लिपिंग, ठीक है, या एफिडेविट दिया है, झूठी गवाही करवाई है, तो उसकी अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। जी हाँ, एप्लीकेशन लगाओ कोर्ट के अंदर, और कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा तो भैया इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देगा, और जैसे वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर गिल्टी पाए जाते हैं तो उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको करना है,
आपको डरना नहीं है, आप किसी की बहकावे में ना आओ। जी हाँ, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, क्या सही है क्या गलत है, सब आपको राय दे सकते हैं, करना ना करना आपका काम होता है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। दोस्तों, मेरा मकसद होता है आप लोगों का सेटलमेंट हो जाए, आपका घर बच जाए, या फिर भैया तलाक हो जाए, खत्म करो, जिंदगी खराब नहीं करनी है आपको। दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि भैया आपकी शादी नहीं बच रही है ना, तो आप तलाक ले लें, ठीक है, एक दूसरे की लाइफ से दूर चले जाएं, आप अपनी लाइफ में मस्त रहें, वो अपनी लाइफ में मस्त रहें, झूठे केस ना लड़े, कोर्ट मुकदमे में अपनी जिंदगी खराब ना करें, जिंदगी एक बार मिलती है। मेरे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। हाँ दोस्तों, जब आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेशन देता है, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे, मेरा चैनल ग्रो करवाते रहेंगे, तो मैं आपके लिए एक से एक वीडियो लाता रहूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा, ताकि आप अपना केस के अंदर जल्दी से जल्दी सेटलमेंट कर ले, आगे बढ़े, मूव ऑन करें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू।